Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस है उनको कंडक्ट किया गया। आप देखिए कि इलेक्शन के बाद में जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे अनाउंस किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो यहाँ पे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के रूप से इमर्ज हुआ। लार्जेस्ट सीट्स हैं उनको यहाँ पे सिक्योर किया गया। तो स्टूडेंट्स, रिजल्ट के बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके द्वारा उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर हैं जिसको कि सीएम के पोस्ट के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि इलेक्शन प्रोसेस के बाद में कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा सीएम है उसको चूज किया जाता है, किसके द्वारा सीएम को अपॉइंट किया जाता है, यूनियन टेरिटरी के अंदर जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन सभी बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको इसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। सीएम के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 163 है, 164 है। इसके अलावा आप देखिए कि सीएम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय समय पे गवर्नर को गवर्नमेंट के जो डिसीजंस है उसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्म करना, तो उन सब आर्टिकल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रतन टाटा सर के बारे में है। रतन सर का आप देखिए कि डेथ के बाद में जो फेयरवेल है उनको दिया गया है स्टेट ओनर के साथ में। काफ़ी सारे जो पर्सन्स है वो विजिट किए लास्ट टाइम उनको। आप देखिए कि जो फेयरवेल है उसी के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें रतन सर के कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो आप देखिए कि काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इनके द्वारा इनोवेशन है उसको प्रमोट किया गया है। प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी आप देखिए कि इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू फंडिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये तो आप देखिए कि हमने जो टाटा ग्रुप है, रतन सर का जो वर्क है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। आप देखिए कि जो रतन सर हैं वो पारसी कम्युनिटी है उससे बिलोंग किया करते हैं। पारसी कम्युनिटी है बेसिकली। आप देखिए कि जो पर्सिया है, जो ईरान का जो रीजन है वहाँ से बिलोंग किया करते हैं। बट आपको 8 से लेकर 11 सेंचुरी का वो समय है, 8 से लेकर 11 सेंचुरी का वो समय है जब पारसी कम्युनिटी का जो माइग्रेशन है वो आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर में जब इनका वहाँ पे रिलीजियस जो प्रोसिक्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसके बाद में ये पर्सन्स हैं जो पारसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट इनिशियल फेज के अंदर जो होर्मुज का एरिया है, होर्मुज बेसिकली क्या है? होर्मुज आप देखिए कि आपने काफ़ी बार इस स्ट्रेट के बारे में भी रीड किया होगा कि जो पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, उसको कनेक्ट करती है ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इनिशियली पार्शियन जो कम्युनिटी है उसके द्वारा वहाँ पे विजिट किया गया था। उसके बाद में ये आप देखिए कि मेजरली जो इंडिया के अंदर जो संख्या है आपको दीव का जो पोर्ट है, दीव का जो एरिया है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। और लेटर फेज के अंदर आप देखिए कि बॉम्बे है, गुजरात है, महाराष्ट्र का जो मैक्सिमम एरियाज हैं, इवन सदर्न पार्ट के अंदर गोवा है, वहाँ पे भी आपको जो पर्शियन कम्युनिटी है उनका पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे आप देखिए कि गोवा के वहाँ पे आपको पोर्तुगीज़ का जो इन्फ्लुएंस है वो हुआ करता है, क्योंकि गोवा पोर्तुगीज़ के अंदर में आपको देखने के लिए मिला करता है। जैसे हम पुडुचेरी का जो एरिया है आपको फ्रेंच जो अथॉरिटीज़ हुआ करते थे उनके कंट्रोल के अंदर हुआ करता था। तो आप देखिए कि पुडुचेरी के वहाँ पे आपको फ्रेंच का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा, गोवा के वहाँ पे आपको पोर्तुगीज़ का इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये पर्शियन जो पारसी कम्युनिटी है उसके बारे में था। अब देखिए कि पारसी कम्युनिटी के बारे में आपको एक और जानकारी होना चाहिए। कंटिन्यूस इनके पॉपुलेशन का जो डिक्लाइन है वो यहाँ पे एक मेजर इशू है। पारसी कम्युनिटी के अंदर आपको जो मैरिज है वो काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलती हैं। बिजनेस के अंदर टू मच इंगेजमेंट है। तो आप देखिए कि जो पर्शियन कम्युनिटी है, जो पारसी कम्युनिटी है, उस पारसी कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग एक मेजर इश्यू है। यहाँ पे उनका पॉपुलेशन के अंदर आपको जो डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया था जिसको कि हम जियो पारसी के नाम से जाना करते हैं। जियो पारसी के नाम से इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिससे कि जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज किया जा सके, पर्शियन जो पारसी जो कम्युनिटी है उसके वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पारसी कम्युनिटी का ही आप देखिए कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हुआ करता है, न्यू ईयर हुआ करता है जिसको कि हम नवरोज़ के नाम से जाना करते हैं, नवरोज़ के नाम से जाना करते हैं। नवरोज़ इनका न्यू ईयर का फेस्टिवल है जिसको कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट के अंदर भी रिकॉग्नाइज किया गया है। उसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कल के ही न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर में। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है उन सभी के बारे में, जिसके अंदर आप देखिए कि दुर्गा पूजा भी है। तो स्टूडेंट्स, नवरोज़ के बारे में आपको एक और जानकारी यहाँ पे होना चाहिए।
आप देखिए कि हम मेडिवल हिस्ट्री को जब रीड करते हैं, जब हमारा दिल्ली सल्तनत का जो समय है, दिल्ली सल्तनत के अंदर आप देखिए कि काफ़ी सारी जो डायनेस्टी हैं वो पावर के अंदर में आती हैं। मेजरली आपको 1206 के समय से डायनेस्टीज देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जो डायनेस्टी है जिसको कि हम स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जाना करते हैं। सेकंड आप देखिए कि आपको खिलजीज यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट है, फिर तुगलक्स हैं, फिर आपको अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। और 1526 के समय जब लोधी डायनेस्टी वहाँ पे हुआ करती थी, तो उसी को डिफीट करते हुए मुगल जो एम्परर हुआ करते थे उस समय में, बाबर, उनके द्वारा आप देखिए कि पानीपत के बैटल के अंदर लोधी डायनेस्टी को हराया जाता है, और वो इंडिया के रूप से, वो इंडिया के लिए उनका जो माइग्रेशन है या उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 1526 के समय में। तो ये बेसिकली जो दिल्ली सल्तनत का जो समय है जिसके अंदर स्लेव डायनेस्टी जो है, स्लेव डायनेस्टी के 4 इंपॉर्टेंट रूलर हैं। 1206 से लेकर 1210 तक कौन हुआ करते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। फिर आप देखिए कि उन्हीं के जो दामाद हुआ करते थे, कुछ समय तक उनके बेटे आएंगे, फिर उनके दामाद के द्वारा पावर को टेक ओवर किया जाता है 1211 से लेकर 1236 तक, जिसके अंदर आपको इल्तुतमिश है वो देखने के लिए मिलते हैं। और इल्तुतमिश का जो बेटी हैं वो सक्सेसर के रूप से आती हैं 1236 से लेकर 1240 का वो समय है। आप देखिए कि इनको रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वुमेन है दिल्ली सल्तनत के दौरान में, फर्स्ट वुमेन है दिल्ली सल्तनत के दौरान में। क्या इंडिया के अंदर भी फर्स्ट वुमेन है जो पावर के रूप से रही? आप देखिए उससे पहले आपको रानी रुद्रमा देवी हैं जो आपको काकतिया डायनेस्टी के दौरान में देखने के लिए मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, रजिया सुल्तान से भी पहले इंडिया के अंदर में काफ़ी सारी जो वुमेन रूलर्स हैं उनके द्वारा रूल किया गया था। और रजिया सुल्तान के बाद में आते हैं स्टूडेंट्स बलबन। कुछ समय का गैप रहेगा, फिर आप देखिए कि जो पावरफुल रूलर हैं वो बलबन आते हैं पावर के अंदर में। बलबन आप देखिए कि ये जो 4 जो पर्सन्स है वो मैक्सिमम स्लेव आपको देखने के लिए मिलते हैं, इनको कि यहाँ पे ममलूक के नाम से भी जाना करते हैं। स्टूडेंट, जब बलबन पावर के अंदर में आते हैं तो बलबन के द्वारा जो पर्शियन कम्युनिटी या जो पारसी न्यू ईयर है नवरोज, इसका जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट किया गया था बलबन के द्वारा। सज्जा इन पहबोस है, चहलगामी का जो कॉन्सेप्ट है, आप देखिए कि आपको अलग अलग इनके जो वर्क हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक डिपार्टमेंट भी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया जिसको कि मिलिट्री डिपार्टमेंट के नाम से जाना करते हैं, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज नाम का जो डिपार्टमेंट है वो भी बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो बलबन का कुछ आयरन एंड जो ब्लड का जो इनका पॉलिसी आपको देखने के लिए मिलता है, मेवाती जो कम्युनिटी हुआ करता था उनसे डील करने के रिगार्डिंग में। तो ये बलबन का टाइम पीरियड है जब नवरोज को फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट किया गया था इंडिया के यहाँ पे। और अभी आप देखिए कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप से भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया की लिस्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कलकत्ता के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि वहाँ पे मेडिकल जो प्रैक्टिशनर हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके अगेंस्ट में हीनियस क्राइम का जो केस है वो सामने आया था। तो उसी के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट से जो डिफरेंसेज हैं इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग में, या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जो डिमांड है उसी के रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट वहाँ पे कंटिन्यूस है। दुर्गा पूजा का जो सेलिब्रेशन भी है, दुर्गा पूजा भी आप देखिए कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का ही पार्ट है इंडिया के अंदर में। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हुआ करता है। अदर पार्ट के अंदर में आपको आप देखिए उसी फेस्टिवल को नवरात्रि फेस्टिवल के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। गुजरात के अंदर में गरबा जो डांस है, डांडिया का जो आप देखिए कि आपको सेलिब्रेशन है, वेस्टर्न पार्ट या नॉर्दर्न पार्ट के अंदर भी आपको कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा डांडिया एंड नवरात्रि का जो फेस्टिवल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि गुवाहाटी का जो आउटर एरिया है उसके एक फ़ोटो को शो किया गया कि वहाँ पे कैसे चिल्ड्रंस हैं जो फिशिंग का जो एक्टिविटी है उसके अंदर इंगेज हैं, कुछ एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में उनके जो फिशिंग के जो टूल्स हैं उसको यहाँ पे शो किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे गुवाहाटी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो एक तो आपको एक जानकारी ये होना चाहिए, सपोज कीजिए आप पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, पर्सनैलिटी जो इंटरव्यू का जो टेस्ट है उसके लिए अपीयर करते हो और आप आसाम से ही यहाँ पे बिलोंग करते हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आसाम का जो कैपिटल है वो क्या है? क्या गुवाहाटी आसाम का कैपिटल है स्टूडेंट्स? आप देखिए कि गुवाहाटी के अंदर ही आपको एक एरिया देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम दिसपुर के नाम से जाना करते हैं। एक ऑटोनोमस रीजन है, ऑटोनोमस एरिया है जिसको कि हम किसके नाम से जाना करते हैं? दिसपुर। तो बेसिकली आप देखिए कि आसाम का जो कैपिटल है वो दिसपुर है, गुवाहाटी आसाम का कैपिटल है वो नहीं है। गुवाहाटी के रिगार्डिंग में अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क और है। होमवर्क आपके लिए ये है कि आपको गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए।
कौन कौन से स्टेट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो आपको इस हाई कोर्ट के अंडर में देखने के लिए मिलता है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर में किस किस स्टेट का जो यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जब भी हम आसाम के बारे में डिस्कस करते हैं तो चाय का आपको पता होना चाहिए, टी का जो प्रोडक्शन है उसके बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो हमारा बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जिसको कि हम दार्जिलिंग के नाम से जाना करते हैं, जो दार्जिलिंग का जो एरिया है, गोरखालैंड का जो एरिया है, वहाँ पे भी जो टी का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी सही आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि वहाँ पे एक दोवार का रीजन है, कुछ रीजन है जो कि दोवार के नाम से जाना करते हैं। दोवार के रीजन के अंदर आपको टी के जो प्लांटेशन या टी के जो बाग हैं, गार्डन्स हैं, जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। दार्जिलिंग का जो टी है वो ही फर्स्ट टी है या फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसको कि जीआई टैग का जो स्टेटस है वो दिया गया था इंडिया के अंदर में। अब ये हमने चाय के बारे में डिस्कस किया। अब आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं उनका एक डिमांड और आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम चाय बागान टाइम पीरियड के नाम से जाना करते हैं। अभी चाय बागान टाइम पीरियड क्या है स्टूडेंट्स? आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो हम टाइम डिसाइड करते हैं वो 82.5 है। 82.5 जो डिग्री है उसके थ्रू आप ये देखिए कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो डिसाइड किया जाता है इंडिया का। कौन कौन से स्टेट से जो हमारा जो वो लाइन है 82.5 है वो क्रॉस करता है, ये आपका होमवर्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से स्टेट से वो क्रॉस करता है। यहाँ पे मिर्ज़ापुर जो है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्ज़ापुर है, इलाहाबाद के नियर बाई एरिया के अंदर में, उसको आप देखिए कि इसका जो रेफरेंस पॉइंट है या जो रेफरेंस सेंटर है वो बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारा इस लाइन के अकॉर्डिंग में जो टाइम है वो डिसाइड होता है, बट आप देखिए कि हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है अगर हम उससे कंपेयर करें और वेस्टर्न कोस्ट से अगर हम कंपेयर करें तो अराउंड 2 आवर का जो डिस्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 1 डिग्री के द्वारा 4 मिनट का जो डिफरेंस है वो हुआ करता है टाइम पीरियड के अंदर में। बांग्लादेश आपको हमारे से आधा घंटा जो 30 मिनट्स हैं जो आपको आगे है वो देखने के लिए मिलेगा। पाकिस्तान आपको 30 मिनट जो पीछे है वो देखने के लिए मिलता है। जब मैं ये आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हम जो टाइम पीरियड है वो 8:30 है। तो आप देखिए कि 8:30 का जो टाइम पीरियड है उस समय आप देखिए कि बांग्लादेश के वहाँ पे जो समय होगा 9 बजे और पाकिस्तान के वहाँ पे जो समय है वो 8 बजे आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि बांग्लादेश तो यहीं पे ही सिचुएटेड है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वो तो उसके भी ईस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, ईस्टर्न पार्ट का ही डिमांड हुआ करता है, चाय बागान का एक डिमांड है कि चाय बागान टाइम पीरियड को इम्प्लीमेंट किया जाए, वहाँ पे एक डिफरेंस टाइम पीरियड हो, क्योंकि 2 आवर का डिस्टेंस हुआ करता है। स्पेशली आप देखिए कि विंटर के समय में 4 बजे का जो समय हुआ करता है वहाँ पे उस समय आपको जो अंधेरा है वो देखने के लिए मिलेगा, डार्क आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आपको ये और पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक सेम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग में वर्क किया करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पे डे टाइम का जो जो यहाँ पे डे लाइट है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिमांड हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, एक और आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए जब भी हम गुवाहाटी के बारे में रीड करते हैं तो आप देखिए कि जो चाय बागान जो टाइम पीरियड है ये बेसिकली ये ब्रिटिश एरा के समय हुआ करता था, बट लेटर फेज के अंदर इंडियन जो जोग्राफर्स हैं उनके द्वारा इसको डिनाई किया गया। एक तो इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट का जो डिफरेंस है, आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट को यहाँ पे अगर अलग से टाइम पीरियड रखा जाएगा तो आप देखिए कि यूनिफॉर्मिटी को अचीव करना है, नेशनल प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, उस कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से इसको अडोप्ट नहीं किया गया इंडिपेंडेंस के बाद में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें गुवाहाटी के ही बारे में तो आप देखिए कि वहाँ पे कामाख्या जो माँ है उनका भी टेम्पल सिचुएटेड है। दुर्गा पूजा की वजह से जो मदर गोडेस है उसका वर्शिप किया जाता है। तो आप देखिए कि कामाख्या माता का भी जो टेम्पल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन सा हिल्स है जहाँ पे कामाख्या माँ का जो टेम्पल है वो सिचुएटेड है? तो नीलांचल हिल है, नीलांचल हिल है, ब्लू उनका आप देखिए ब्लू हिल्स के नाम से भी आप जान सकते हो। तो नीलांचल हिल्स है, वहाँ पे वो सिचुएटेड है कामाख्या माँ का जो टेम्पल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दिवाली का जो सेलिब्रेशन है फायर क्रैकर्स है उसके बारे में है। फायर क्रैकर्स के बारे में यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है? आप देखिए कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कुछ समय के लिए फायर क्रैकर्स के बैन के बारे में कहा गया था, बट अभी वो उसका जो फाइल है वो आप ब्यूरोक्रेटिक आप देखिए कि ब्यूरोक्रेटिक जो नेग्लिजियंस है या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो फाइल है वो यहाँ पे रन करता है, तो उसी के अंदर में पेंडिंग है उसका डिसीजन
कि ऑन पेपर ऑफिशियली जो डिसीजन है वो नहीं लिया गया है, ओनली अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि दीपावली के समय में जो यहाँ पे फायर क्रैकर्स हैं उसको उसका जो यूज है, जो सेल है, उसको किसी जो शॉपकीपर है उसके द्वारा जो सेल करना भी आप देखिए उसको बैन किया गया। स्टूडेंट, जब भी फायर क्रैकर्स के बारे में डिस्कशन हुआ करता है तो आपको यहाँ पे जो ग्रीन क्रैकर हैं उनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि CSIR एंड नीरी के द्वारा जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको डेवलप किया गया था। अगर हम डिस्कस करें ग्रीन क्रैकर्स के बारे में तो उनको हम यहाँ पे 3 नेम से जाना करते हैं। आप देखिए उनका नेम है श्वेस है, उनका नाम है श्वास है, स्टार है और सफल है। श्वास है, स्टार है और यहाँ पे सफल है। तो 3 नेम आपको ग्रीन क्रैकर्स के जो नाम है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर आपको नागपुर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। नागपुर के अंदर में, नागपुर जहाँ के जो ऑरेंज है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र के वहाँ पे है। तो आप देखिए कि पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी इनको जो वैलिड है, इनको जो रिकॉग्नाइज है वो किया गया है। QR कोड आपको देखने के लिए मिलता है। ग्रीन क्रैकर्स को क्यों यहाँ पे लॉन्च किया गया है कि क्रैकर्स का जो पोल्यूशन है उसको यहाँ पे टैकल किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू एक पेटिशन, एक जो यहाँ पे RTI का जो एप्लीकेशन है उसको फाइल किया गया था कि कितने जो पर्सन है जिनके द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में जो बेनिफिशरी हैं, उसके जो बेनिफिशरी हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के, तो उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा डिनाई किया गया है उसके बारे में RTI का एप्लीकेशन के अंदर में। और आप देखिए इसी जो टॉपिक के रिगार्डिंग में जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन के अंदर अलग यहाँ पे स्टेटमेंट है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा बताया गया कि 30,000 के आसपास, 31,000 के आसपास जो लोग हैं उनके द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जो यहाँ पे अमेंड किया गया था, तो उसके जो बेनिफिशरी हैं वो 31,000 के आसपास पर्सनस हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है हमारा। वैसे आपको एक्ट है वो 1955 के समय का देखने के लिए मिलेगा, बट आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट 2 है आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11 के अंदर में सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस है उनको मेंशन किया गया है। आप देखिए कि आर्टिकल 5 to 11 के अंदर ही आपको आर्टिकल नंबर 11 देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 11 के अंदर क्या बताया गया है कि पार्लियामेंट यहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटी है सिटीजनशिप के बारे में, कि पार्लियामेंट के द्वारा कानून जो लॉ है उसका भी फ्रेमिंग किया जा सकता है सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉ को फ्रेम किया गया कि हमारे जो 3 नाइबर कंट्री हैं, कौन कौन से नाइबर कंट्रीज, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, वहाँ पे जो डोमिनेंट जो रिलीजन है उसके अलावा जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जो अदर रिलीजन से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनके रिलीजियस प्रोसिक्यूशन को अगर वो पर्सनस इंडिया के अंदर माइग्रेट करते हैं तो उनको यहाँ पे जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उनको यहाँ पे जो सिटीजनशिप है वो अवॉर्ड किया जाएगा। आप देखिए कि जो नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप को जब भी किसी पर्सन के द्वारा गेन किया जाता है तो कुछ तरीके हुआ करते हैं। ब्रांड उनका नेम है, ब्रांड उनका निमोनिक है, बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, नेचुरलाइजेशन है, एक्वायर, किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया गया, डिसेंट का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिए कि नेचुरलाइजेशन जो टॉपिक है, नेचुरलाइजेशन के अंदर अर्लियर फेज के अंदर में आपको 11 या 12 ईयर का जो समय है वो होना चाहिए था, अब इसको रिड्यूस करके 5 ईयर किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में। आपको इसका कट ऑफ डेट भी पता होना चाहिए, कितना कट ऑफ डेट डिसाइड किया गया था, 31 दिसंबर 2014 है वो जो यहाँ पे कट ऑफ डेट था। उसके बाद में नेचुरलाइजेशन के थ्रू कोई पर्सन 5 ईयर के लिए रहा है तो उसको भी सिटीजनशिप ग्रांट करता है ये एक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक ड्यूल सिटीजनशिप का भी जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर आया था। अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा क्वेश्चन को रेज किया गया था कि जिन पर्सन्स को सिटीजनशिप दिया गया है वो पर्सन्स उस कंट्री का जो सिटीजनशिप है उनके द्वारा रिनाउंस नहीं किया गया, उस सिटीजनशिप को उनके द्वारा लीव है या जो लेफ्ट है वो नहीं किया गया है। तो आप देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, होमवर्क आपके लिए ये है कि इंडिया के अंदर जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया के अंदर जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हमने कहाँ से लिया है। सिंगल जो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, ये आपको बताना है।
अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो लक्ष्मीकांत का बुक है, चैप्टर 3 है, उसके टेबल्स हैं, उसके अंदर में काफ़ी कुछ मेंशन है, उनको याद कीजिए टेबल्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश के वहाँ पे एक जगह है जिसको कि हम विजयवाड़ा के नाम से जाना करते हैं। विजयवाड़ा के वहाँ पे नारी शक्ति एंड विजय उत्सव है, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। मीन्स वुमेन्स का जो एम्पावरमेंट है उसको वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। स्टूडेंट, जो आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा है वो कृष्णा रिवर के बैंक के ऊपर सिचुएटेड है। और आप देखिए कि हमारा ये जो केजी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है या ईस्टर्न पार्ट के जो स्टेट्स हैं उनका एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो वारंगल का जो रीजन हुआ करता है उस रीजन के अंदर ही काकतीय डायनेस्टी रूल किया करती थी। काकतीय डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं, जैसे रमप्पा टेम्पल है, ऐसे रमप्पा तो वो फर्स्ट टेम्पल है जो आप देखिए कि उसके स्कल्पचर के नेम के ऊपर उस टेम्पल का जो नाम है वो रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो यहाँ पे आपको जो काकतीय डायनेस्टी के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे केजी बेसिन के बारे में पता होना चाहिए, जो रिलीजियस प्रोस्पेरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, रिलीजियस नहीं, एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हाथरस का एक रीजन है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक हाथरस है जहाँ पे आप देखिए कि एक सेल्फ गॉडमैन नाम की एक पर्सन है जिनके द्वारा अपने आप को गॉड का जो अवतार है इसे डिक्लेयर किया गया। लोगों का सुपरस्टिशंस के थ्रू आप देखिए कि बिलीव भी करते हैं, एजुकेशन का कमी है, काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स हैं। तो वहाँ पे उन पर्सन को क्वेश्चन किया गया है पैनल के द्वारा क्यों क्वेश्चन किया गया? हाथरस के वहाँ पे एक इंसिडेंट सामने आया था कि आप देखिए कि भगदड़ होने की वजह से लोग वहाँ पे कुछ लोगों का डेथ हुआ था। हाथरस का जो स्टैम्पेड है, तो बेसिकली उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उनको क्वेश्चन किया जाएगा। हरियाणा की रिगार्डिंग में भी ये टॉपिक काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हुआ करता है कि जिस स्टेट का स्पोर्ट्स के अंदर इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन है, डिफेंस के अंदर इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन है, उस स्टेट के अंदर में कैसे वहाँ पे सेल्फ गॉड डिक्लेयर कर दिया जाता है किसी पर्सनस का, और उनका जो फॉलोइंग बेस है वो भी काफ़ी सही आपको देखने के लिए मिलता है। तो हरियाणा की रिगार्डिंग में भी ये टॉपिक आपको 2017-18 के समय भी जो न्यूज़ के अंदर हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो यहाँ पे ड्राउनिंग के जो केसेज है, जो बच्चे अगर पानी के अंदर बह जाते हैं जिनका डेथ जो सामने आता है, तो एनएचआरसी के द्वारा सुमोटो कॉग्निजेंस लिया गया है इस टॉपिक का। अब एनएचआरसी क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आप देखिए कि ह्यूमन राइट कमीशन जो कि 1993 के समय इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर में, 2019 के समय इसके रिगार्डिंग में अमेंड भी किया गया। एनएचआरसी के पास में पावर है स्टूडेंट्स की कोई भी मीडिया रिपोर्ट है विदाउट एप्लीकेशन के बेसिस पे भी, विदाउट रिपोर्ट के बेसिस पे भी एनएचआरसी के द्वारा उस जो मीडिया रिपोर्ट है उसके बेसिस पे सुमोटो कॉग्निजेंस वो लिया जा सकता है कि क्यों यहाँ पे जो ह्यूमन राइट का ये जो इश्यू है वो देखने के लिए मिला है, क्यों यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं आप देखिए कि वो ड्राउनिंग के जो केसेज हैं वो सामने आए। अभी ड्राउनिंग का केसेस तो आप देखिए कि डिस्कस ऑलरेडी किया गया है कि हमारे जो वाटर बॉडी का एरिया है उसको प्रॉपर वे में इस तरीके से आप देखिए कि डिमार्केशन नहीं देखने के लिए मिलेगा, उसके सेफ्टी गियर्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे, और अनप्रेसिडेंट क्लाइमेटिक इवेंट जहाँ पे कोस्टल एरिया है या कोई अदर एरिया है जहाँ पे अनप्रेसिडेंट क्लाइमेटिक इवेंट भी एक रीजन है, और भी काफ़ी बार ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था पिछले कुछ समय से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, दिल्ली के जो आप देखिए कि मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि डेट जो क्लाउड सीडिंग है उसके रिगार्डिंग में सेंटर के द्वारा उनको यहाँ पे अलाउ किया जाए, या उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया सेंटर के द्वारा क्लाउड सीडिंग के पर्सपेक्टिव से। अभी क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल रेन के रिगार्डिंग में, जो आर्टिफिशियल रेन है उसके रिगार्डिंग में इसको यूज़ किया जाता है। दिल्ली के अंदर जब पोल्यूशन लेवल हायर रहेगा विंटर के समय में, तो उस समय में आप देखिए इसको यूटिलाइज किया जाए। विंटर एक्शन प्लान का जो 21 पॉइंट का जो विंटर एक्शन प्लान है उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर आप देखिए कि एंटी स्मोक गन्स हैं उनको वहाँ पे एंटी स्मोक जो गन्स हैं उनको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्लाउड सीडिंग के बारे में, तो आप देखिए कि क्लाउड सीडिंग के थ्रू एक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के थ्रू एटमॉस्फेयर के अंदर में जो सिल्वर आयोडाइड है एयरक्राफ्ट के थ्रू एटमॉस्फेयर के अंदर में सिल्वर आयोडाइड है
सिल्वर आयोडाइड को बेसिकली आप देखिए कि इंजेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे अदर जो सब्सटेंस है उनको भी इंजेक्ट किया जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर में, जिसके थ्रू आप देखिए कि सिल्वर आयोडाइड के थ्रू वहाँ पे जो सरफेस का जो कंडेंसेशन है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स का जो जो क्लाउड फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो क्रिएट करेगा। उसी की वजह से आप देखिए कि वहाँ पे जो रेनफॉल है, जो कंडेंसेशन अगर एक बार क्रिएट होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वहाँ पे क्रिएट होंगी लार्ज एरिया के अंदर में, और जिसकी वजह से आपको बारिश है वो देखने के लिए मिलेगा। तो पोल्यूशन के समय इस तरीके से एक्टिविटी को किया जाता है जिससे कि बारिश की वजह से जो पोल्यूशन है उसको वहाँ पे एटमॉस्फेयर से आप देखिए कि वाश आउट किया जा सके, उसको दूर किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ब्लू जो ब्लडेड यहाँ पे एक आप देखिए कि कोस्ट लाइन एरिया के अंदर जो मिला करता है, तो स्टूडेंट्स इसे हम यहाँ पे हॉर्स यू क्रैब के नाम से जाना करते हैं। आप देखिए कि इसको आप देखिए कि हॉर्स जो स्वे हिंदी के अंदर इसको अश्वनाल केकड़ा के नाम से भी जानते हैं, इसी जो यहाँ पे जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स उड़ीसा का जो बालासोर कोस्ट है, उड़ीसा का जो बालासोर कोस्ट है, चांदीपुर का जो एरिया है, चांदीपुर कोस्ट आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है, चांदीपुर का जो कोस्ट है वो किसके रिगार्डिंग में जाना करते हैं स्टूडेंट्स, मिसाइल टेस्टिंग सेंटर। तो चांदीपुर जो कोस्ट है, बालासोर का जो कोस्ट है, आप देखिए कि चांदीपुर है, बालासोर है। बालासोर कोस्ट के बारे में आपको एक और जानकारी ये होना चाहिए, बालासोर कोस्ट क्या हमारे जो जतिन बागा है जिनके द्वारा काफ़ी समय के लिए जो बेसिकली आप देखिए कि जिनके द्वारा जो हंगर स्ट्राइक है उसको किया गया था शायद इंडिपेंडेंस के फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में, तो क्या उन्हीं के नेम पे ऊपर जो बालासोर कोस्ट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है जतिन बागा से, जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में। तो स्टूडेंट चांदीपुर एंड जो बालासोर कोस्ट है वहाँ पे जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, जो कोस्टल आप देखिए कि जो मेरीन प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड है, तो उनके द्वारा हॉर्स जो क्रैब है उसको यहाँ पे पाया गया काफ़ी बार। तो हॉर्स जो क्रैब के बारे में बताया गया है कि उसके जो नंबर्स हैं, उसका जो संख्या है वो देखने के लिए मिला है। IUCN स्टेटस के बारे में अगर हम हॉर्स जो क्रैब के बारे में डिस्कस करें तो डाटा उसका डाटा डेफिसिट आपको देखने के लिए मिलता है कि प्रॉपर वे में उसका जो डाटा है वो नहीं है। ये बेसिकली समुद्र के अंदर पाया करते हैं। हमारा जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा भी इसका जो सर्वे है उसको कैरी किया गया था 2005 के समय। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा हॉर्स शो क्रैब है उसका जो सर्वे है उसको कैरी किया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका जो शेड्यूल 4 है, उसका जो शेड्यूल 4 है उसके अंदर इसको आप देखिए कि जो रिजर्व प्रोटेक्ट है वो किया गया है। ब्लू ब्लड का ये हुआ करता है, इसका जो ब्लड है वो आपको ब्लू देखने के लिए मिलेगा। अब ये ब्लू ब्लड क्या हमारे किसी वर्क के रिगार्डिंग में इसको यूज किया जाता है, तो आप देखेंगे मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके द्वारा टॉक्सिसिटी है उसको यहाँ पे टेस्टिंग करने के रिगार्डिंग में इस जो ब्लड है उसको यूज किया जाता है। तो टॉक्सिसिटी का जो टेस्टिंग है उसके रिगार्डिंग में इस ब्लड को यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जब भी इसको कैप्चर किया जाता है तो इसका काफ़ी सारा ऐसा ब्लड भी है जो लॉस्ट हो जाता है। अराउंड द 30 to 40% जो ब्लड है वो लॉस्ट होता है। काफ़ी ज़्यादा इसका मार्केट वैल्यू है मेडिकल का जो सेक्टर है उसके अंदर में, क्योंकि आप देखिए कि टॉक्सिसिटी है उसके टेस्टिंग के रिगार्डिंग में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है। तो हॉर्सशू क्रैब है जो कि इंडिया के अंदर पाया जाता है, उसकी डिफरेंट स्पीसीज हैं। 2 स्पीसीज इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। उड़ीसा का जो चांदीपुर कोस्ट है, जो बालासोर कोस्ट है, वहाँ पे मिला करता है। और जो फुल मून एंड न्यू मून का जो समय हुआ करता है, टाइड का जो समय है, हाई टाइड के समय के अंदर में आप देखिए कि इसका जो यहाँ पे कोस्टल एरिया के लिए आ जाते हैं उस समय में, उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, दिल्ली के वहाँ पे जो हिस्टोरियन जो पर्सन्स हैं उनका एक क्लब है जिसको कि यहाँ पे डिस्कस किया गया। अब हिस्टोरियन पर्सन्स ये वो हैं जो PhD परस्यू कर रहे हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज हैं। तो स्टूडेंट्स इनके द्वारा इस क्लब के थ्रू आप देखिए कि जो हमारा लालकोट का जो एरिया है, जो लालकोट का एरिया है, किला राय पिथौरा का जो एरिया है, वहाँ पे इनके द्वारा कंटिन्यूस पैदल ही वॉक किया गया है। इनके द्वारा आप देखिए कि वॉक करते हुए काफ़ी सारी जो हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं उनको देखा गया है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन था। बेसिकली आप देखिए कि फ्राइडे का न्यूज़पेपर है, तो फ्राइडे के न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग में आर्ट एंड कल्चर का एक पेज है। इस तरीके से जो हॉर्सशू क्रैब के बारे में जो हमने डिस्कस किया, तो इस तरीके से आपको अलग अलग जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलती हैं फ्राइडे के न्यूज़पेपर के अंदर में।
तो स्टूडेंट्स इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि इनके द्वारा जो तोमर डायनेस्टी हुआ करती थी, जो तोमर्स हुआ करते थे, तोमर्स के समय में अनंगपाल नाम की जो तोमर जो रूलर हैं, आनंगपाल नाम के जो तोमर रूलर हैं, जिनके द्वारा आप देखिए कि अनंग जो ताल लेक है उसको भी सेटअप किया गया था, उसका रिनोवेशन की रिगार्डिंग वो जो लेक है वो न्यूज के अंदर में था 2022 के समय में। तो स्टूडेंट्स आनंगपाल जो तोमर है, आनंगपाल तोमर फर्स्ट एंड सेकंड है। तो स्टूडेंट्स आनंगपाल तोमर का जो कैपिटल का एरिया है उसको कि हम लाल कोट के नाम से जाना करते हैं। जो कुतुब मीनार है, जो मेहरौली का एरिया है, वहीं पे ही सिचुएटेड है लाल कोट के अंदर में। किला राय पिथौरा आप देखिए कि उसी एरिया के अंदर सेटअप किया गया था। और किला राय यहाँ पे राय पिथौरा के नाम से जो पृथ्वीराज थर्ड नाम के जो रूलर हैं, पृथ्वीराज थर्ड नाम के जो रूलर हैं, जो बैटल ऑफ तराइन के अंदर डिफीट होते हैं मोहम्मद जो गोरी हैं उसके साथ में। तो आप देखिए कि जो किला राय जो पिथौरा है, किला राय जो पिथौरा है वो उसी समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो पृथ्वीराज थर्ड हैं उनको भी राय पिथौरा के नाम से भी जाना करते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बख्तियार काकी नाम के जो सेंट है उनका भी दरगाह आपको देखने के लिए मिलता है। बख्तियार काकी नाम के जो सेंट है वो कौन है? बख्तियार काकी वो पर्सन है जिनकी मेमोरी के अंदर में कुतुब मीनार है उसको बनाया गया था। कुतुब मीनार का जो आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट किया गया। ऐबक के बाद में उनके जब दामाद पावर के अंदर आते हैं इल्तुतमिश, तो उनके द्वारा उस कंस्ट्रक्शन को इंक्रीज किया गया। बाद में अब बलबन का भी कंट्रीब्यूशन है, तुगलक रूलर्स का भी कंट्रीब्यूशन है उसको समय समय पे रिनोवेट करने के रिगार्डिंग में, उसका जो कंस्ट्रक्शन को कैरी करने के रिगार्डिंग में। तो ये दिल्ली के मेहरौली एरिया के अंदर में जो हिस्टोरियन पर्सनस के क्लब के रिगार्डिंग में हमने डिस्कस किया। तोमर डायनेस्टी के जो लाल कोट का एरिया है, जो उनके द्वारा किला राय पिथौरा है, अनंगपाल जो तोमर है उनके द्वारा जो अनंगताल लेक है उसको बनाया गया था। बावड़ीज है उनको विजिट किया गया है, जो कि वाटर हार्वेस्टिंग का एक टेक्निक हुआ करता था उस समय में। और स्टूडेंट्स कुतुब मीनार का जो एरिया है जहाँ पे बख्तियार काकी का जो दरगाह है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जुडिशरी है, लोअर कोर्ट्स का जो जुडिशरी है उसके बारे में, लिटिगेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि जो हमारे यहाँ पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के रिगार्डिंग में। तो उसी के अंदर प्रेसिडेंट मैम के द्वारा ब्लैक कोट सिंड्रोम को डिस्कस किया गया, जैसे कि मेडिकल सेक्टर के अंदर में एक वाइट कोट जो हाइपरटेंशन का एक सिंड्रोम है जिसको डिस्कस किया जाता है, तो उसी तरीके का आप देखिए कि ब्लैक कोट सिंड्रोम को डिस्कस किया गया कि टू मच एडजर्नमेंट है केसेस के रिगार्डिंग में, प्रॉपर वे के अंदर केस का जो आप देखिए कि यहाँ पे केस का प्रोसेस है उसको नहीं कैरी आउट किया जाता है, तो इसकी वजह से केस के अंदर डिले आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें 2000 के समय केस को यहाँ पे रेगुलेट करने के रिगार्डिंग में, केस फ्लो मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। केस फ्लो मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, केस फ्लो मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं 2000 के समय आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि केसेज को प्रॉपर वे में पेंडेंसी को रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में डिफरेंट पर जुडिशियल डाटा के रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है। इंडिया को क्या यहाँ पे करना चाहिए, जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स केस के अंदर में उन सभी के जो अलग अलग फैक्टर्स की वजह से जो इन्फ्लुएंस हुआ करते हैं उनको यहाँ पे डील करने का ज़रूरत है। लैक ऑफ जो प्रेडिक्टिबिलिटी है या जो लैक ऑफ आप देखिए कि यहाँ पे जो केस का जो एजुकेशन है उसको कैरी आउट किया जाए, होलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी जो एक्टर्स हैं जो इंगेज करते हैं इस किसी भी केस के अंदर में, तो उन सभी को आप देखिए कि यहाँ पे उन सभी को इंगेज किया जाए। और इसके अलावा जो एडजर्नमेंट है उसको अवॉइड किया जाए, रेगुलर यहाँ पे रिव्यू होना चाहिए। तो ये आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो लोअर लेवल का जो जुडिशरी है उसके बारे में। लोअर लेवल के जुडिशरी के बारे में आपको एक और जानकारी होना चाहिए, वुमेन जज हैं उनका संख्या आपको अच्छे से देखने के लिए मिलेगा, जो कि हायर जो जुडिशरी है उसके अंदर में कम आपको देखने के लिए मिलता है, कि वहाँ पे जो टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, टेस्ट का आपको क्लियर करना होता है, उसी के बाद में आपको यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट है उसके थ्रू रिक्रूट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मालदीव के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया, और मालदीव के ही सदर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड यहाँ पे जो चागोज आइलैंड का एरिया है जो कि यूके का पार्ट हुआ करता था, तो उसके रिगार्डिंग में भी डिस्कस किया गया है कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर में जैसे यहाँ पे फिश का जो आप देखिए कि फिश का जो एक्टिविटी हुआ करता था उसके अंदर डिक्लाइन हुआ है, फिश का जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्लाइन हुआ है।
तो उन सबको कैसे यहाँ पे डील किया जाए, यूके का जो बेस है वहाँ पे फिश के रेट को यहाँ पे किस तरीके से डील करने के बारे में डिस्कशन है। मालदीव के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, मालदीव का आप देखिए कि अडो अटोल के बारे में आपने रीड किया होगा। अडो अटोल है, उसी के सदर्न पार्ट के अंदर ये चागोज जो आइलैंड है वो सिचुएटेड है। मालदीव के वहाँ पे आप देखिए कि इंडिया ने अपने आप को फर्स्ट रेस्पॉन्डर है वो बताया है। किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर में इंडिया ऑलवेज फर्स्ट रेस्पॉन्डर का जो पोजीशन है उसको इंडिया के द्वारा सिक्योर किया गया। मालदीव के द्वारा करेंसी स्वैप को कैरी आउट किया गया। फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ पे करेंसी स्वैप के अलावा आप देखिए कि और भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो टॉक्स है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक जिसको कि अर्लियर फेज के समय में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना करते थे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय जब इसको क्रिएट किया गया था, तो वर्ल्ड को रिकंस्ट्रक्ट करना और डेवलप करना इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी था। वो भी आज इसका एक डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसको कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से जाना करते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि जो काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज है जिनका जो इनकम है वो स्टैग्नेंट हुआ है। इनकम स्टैग्नेंट हुआ है, डेट मीन्स वहाँ पे मिडिल इनकम ट्रैप है वो डेवलप हो सकता है। मिडिल इनकम ट्रैप से इंडिया कैसे एस्केप करेगा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। आप देखिए कि प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर 34 के आसपास कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनके द्वारा इस ट्रैप है उसको यहाँ पे एस्केप किया गया। इंडिया को किस तरीके से इसके द्वारा, इंडिया के द्वारा किस तरीके से इसको एस्केप किया जाए उसके बारे में डिस्कशन है। तो उन पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो स्टेट का जो स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेट का जो स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा जो यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में, इकोनॉमी का जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में स्टेट का जो यहाँ पे इंटरवेंशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर हमको यहाँ पे मिडिल इनकम ट्रैप है उसको एस्केप करना है। तो इनकम का जो स्टैग्नेशन है उसी को यहाँ पे ट्रैप के रूप से बताया गया है कि आपका पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगा समय के साथ में, बट आप देखिए कि आपका डिमांड भी इंक्रीज होगा। बट अगर आपको इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो आपको स्टेट के इंटरवेंशन के थ्रू, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है और भी काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कि यहाँ पे ग्रोथ को कैरी आउट करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के बारे में है, हेल्थ डाटाज को वहाँ पे सिक्योर किया जा सकता है ओपन सेफली। आप देखिए कि इस प्लेटफॉर्म का जो नाम है वो किया गया है, ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे बेन गोल्डार्क नाम के एक पर्सन है और जो ऑक्सफोर्ड के अंदर एक टीम है उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो डाटा का जो फ्लो है, डाटा का जो ट्रांसपेरेंसी है उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। और आप देखिए कि हेल्थ का जो डाटा है, जो प्राइवेट जो डाटा है उसको यहाँ पे रखा जा सके जिसके अंदर किसी भी तरीके का जो ब्रीच है उसको नहीं कैरी आउट किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, आसियान के जो लीडर्स के साथ में मीटिंग किया गया। इंडिया का बेसिकली आप देखिए कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे प्रमोट किया गया है इंडियन लीडर के द्वारा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे प्रमोट किया गया। और इसके अलावा हमारा जो यूपीआई का जो आप देखिए कि यूपीआई जो यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया और आसियान के द्वारा किस तरीके से पेमेंट सिस्टम के अंदर लिंकेज किया जाए उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बांग्लादेश के अंदर जो इंटरिम गवर्नमेंट पावर के अंदर है उनके द्वारा ट्राइबल सेक्शंस के अंदर रिफॉर्म के बारे में डिस्कस किया गया है। स्पेशली जो चिटगांव का एरिया है, आप देखिए कि जो चिटगांव का एरिया है यहाँ से काफ़ी सारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है इंडिया के लिए भी माइग्रेट किए थे, जिसके अंदर आप देखिए कि आपको चिटगांव के एरिया से देखने के लिए मिलता है चकमा एंड हजोंग। चकमा बेसिकली बुद्धिस्ट हुआ करते थे, हजोंग हिंदूज हैं जिनको कि 2017 के समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया था इंडिया के अंदर में। चिटगांव के बारे में आपको एक और जानकारी होना चाहिए, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में आप देखिए कि चिटगांव के समय में वहाँ पे मास्टर सूर्य सेन हुआ करते थे। मास्टर सूर्य सेन का जो मूवमेंट है उसके साथ में काफ़ी सारी जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं उनका भी इंगेजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि यूनिवर्सिटी के वहाँ पे और काफ़ी जगह पे उनके द्वारा जो मूवमेंट है उसको कैरी किया गया था। तो मास्टर सूर्य सेन, जो सूर्य सेन दा हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चिटगांव के पर्सपेक्टिव से कुछ दिनों के लिए, 1 या 2 दिन के लिए उनके द्वारा जो 1929 के समय जब चिटगांव रेड उनके द्वारा कैरी किया जाता है तो कुछ समय के लिए चिटगांव को आप देखिए कि आज़ाद है वो उनके द्वारा करवाया गया था।
स्टूडेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हिजब उत तहरीर। हिजब उत तहरीर है जिसको कि यूएपीए एक्ट के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये बांग्लादेश के अंदर में एक्टिव है जिसको कि HUT के नाम से जाना करते हैं। और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को देखते हुए, जिहाद और टेरर एक्टिविटी को देखते हुए इसको प्रेजेंट समय में आप देखिए कि यहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप से डिक्लेयर किया गया है। इंडिया हमेशा आपको टेरर के रिगार्डिंग में उसका जो आप देखिए कि जो टेरर का जो एक्टिविटी है उसको आयरन के थ्रू हैंडल करने के अंदर बिलीव करता है। आयरन एंड ब्लड के पॉलिसी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। मेडिवल के समय में बलबन रूलर हैं जिनके द्वारा आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था दिल्ली एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईस्टर्न पार्ट ऑफ आप देखिए कि यूक्रेन है जहाँ पे रसिया के द्वारा अनेक्स किया गया, उसी के बारे में डिस्कशन किया गया है। रसिया के द्वारा अदर एरियाज़ को कैसे यहाँ पे अनेक्स किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स उज्बेकिस्तान के बारे में। आप देखिए कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर पावर के अंदर आया है तो उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनको यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है उज्बेकिस्तान के द्वारा। बेसिकली आप देखिए कि तालिबान के द्वारा अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको यहाँ अपने जो रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उन्हीं को डिप्लोमेट्स के रूप से अपॉइंट करने के रिगार्डिंग में ये डिस्कशन आपको देखने के लिए मिलता है। फ्लोरिडा नाम की एक जगह है यूएस के, वहाँ पे जहाँ पे हरिकेन है वो देखने के लिए मिला जिसकी वजह से डिजास्टर है वो क्रिएट हुआ है। फ्लोरिडा के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने जो पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया ना, तो आप देखिए वो कहाँ पे है, नागपुर के अंदर है। तो फ्लोरिडा के वहाँ पे भी और नागपुर के यहाँ पे भी जो ऑरेंज है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फ्लोरिडा के वहाँ पे भी ऑरेंज का जो प्रोडक्शन है वो आपको काफ़ी सही देखने के लिए मिलेगा जो हमारे यहाँ पे नागपुर के अंदर में है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि नॉर्दर्न कोरिया के कुछ पर्सन्स हैं जिनका कि एंगेजमेंट को रिजेक्ट किया गया है क्रेमलिन के द्वारा कि किसी भी तरीके से नॉर्दर्न कोरिया है उसका एंगेजमेंट नहीं है। तो यूएस के वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शंस हैं तो उसके बारे में डिस्कशन है जो कि एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स रेड क्रिसेंट के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे गाजा के स्कूल के अंदर में कैसे इजरायली फोर्सेज हैं उनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि जो अटैक है वो किया गया है। रेड क्रिसेंट आपको पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप से वहाँ पे वर्क करता है जिसका बेसिक मैंडेट यही है कि जो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन जो सिचुएशन है जिसके अंदर रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट सदर्न कोरिया के बारे में है। आप देखिए कि सदर्न कोरिया के अंदर में यहाँ पे सदर्न कोरिया का जो राइटर है उनको नोबल प्राइज लिटरेचर है उसका दिया गया है। लिटरेचर का जो नोबल प्राइज है वो यहाँ पे उनके लिए अनाउंस किया गया। तो इनका कुछ राइटिंग्स है जिसकी वजह से इनको जो नोबल प्राइज है वो दिया गया है। साउथ कोरिया से बिलोंग किया करते हैं। क्या किसी इंडियन पर्सन को भी लिटरेचर के अंदर नोबल प्राइज है वो आपको देखने के लिए मिलता है? तो आप देखिए कि जो फर्स्ट इंडियन है जिनको नोबल प्राइज मिला था वो बेसिकली लिटरेचर के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। 1913 के समय में जो गीतांजलि है उस पर राइटिंग की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं उनको यहाँ पे जो लिटरेचर का जो नोबल प्राइज है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो रविंद्रनाथ सर हैं उनके द्वारा एक गांधी जी का जो पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज करते हुए कल्ट ऑफ चरखा है उसको भी एक ऐसे है वो लिखा गया था। ये यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कल्ट ऑफ चरखा के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन है। सभी टॉपिक्स को आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, और जो भी होमवर्क आपको दिया गया है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।